दोस्तों, फार्मा टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इसके पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि दवाइयाँ हमारे शरीर में असर कैसे करती हैं, अपना इफ़ेक्ट कैसे देती हैं, किस किस तरह से वो हमारे बॉडी के बायोमॉलिक्यूल्स से अटैच्ड होती हैं और किस तरह से अपना इफ़ेक्ट देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्म मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजी में यह डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई दवा या अन्य पदार्थ शरीर में कैसे असर करती हैं। ड्रग को लेने पर वह कहाँ, किस तरह और कितने समय में अपना इफ़ेक्ट देती है, इन सब की स्टडी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंतर्गत आती है। सिंपल शब्दों में दवाई काम कैसे करती है, इसकी सारी जानकारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में होती है। किसी दवा की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानने से दवा की सुरक्षा और यह शरीर को कैसे प्रभावित करती है के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद मिल सकती है। यह दवा की सही खुराक की पहचान करने में भी और कौन से पेशेंट ट्रीटमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं में मदद कर सकता है। वैसे तो सभी दवाइयाँ अपना एक्शन शो करने के लिए शरीर में पाए जाने वाले फंक्शनल प्रोटीन पर एक्ट कर अपना एक्शन देती हैं, पर कुछ दवाइयाँ अपनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा भी कार्य करती हैं। जैसे एंटाएसिड। एंटाएसिड वह दवाइयाँ हैं जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, जिससे हार्ट बर्न और इंडाइजेशन से राहत मिलती है। एक्टिवेटेड चारकोल, जिसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ होती है और यह पॉइजन वगैरह को एब्जॉर्ब कर सकती है। मेजॉरिटी में वह दवाइयाँ हैं जो अपना एक्शन देने के लिए अलग अलग बायोमॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, जो यूजुअली फंक्शनल प्रोटीन होते हैं। दवाइयाँ जिन फंक्शनल प्रोटीन को टारगेट करते हैं उन्हें 4 मेजर ग्रुप में बांटा जाता है: एंजाइम, आयन चैनल, ट्रांसपोर्टर और रिसेप्टर। लेकिन स्मॉल ग्रुप में उन दवाइयों का भी है जो इनको छोड़ किसी अन्य प्रोटीन के द्वारा एक्ट करते हैं, जैसे कॉलचिसिन और विनका, जो फंक्शनल प्रोटीन के बजाय स्ट्रक्चरल प्रोटीन से एक्ट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम की। तो लिविंग सिस्टम में अधिकतर कैटलिस्ट, जिन्हें हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल को एंजाइम कहा जाता है। लगभग सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन इन्हीं एंजाइम के कैटालिटिकल प्रभाव में होती है, जिसके कारण यह दवाइयों के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण टारगेट होते हैं। जो दवाइयाँ एंजाइम को टारगेट करती हैं वो या तो उसके कैटालिटिकल एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं या फिर उसकी एक्टिविटी को घटा देती हैं। इस पिक्चर में ये एंजाइम है और यह है एक्टिव साइट, जहाँ पर केमिकल सब्सटेंस अटैच्ड होता है। इस केमिकल सब्सटेंस को सबस्ट्रेट्स कहते हैं। हर एंजाइम किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस से ही रिएक्ट करते हैं, जैसे कोई लॉक सिर्फ उनकी ही चाबी से खुलते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फाइनली प्रोडक्ट का निर्माण होता है। प्रोडक्ट ही वह चीज़ है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं जो एंजाइम को सब्सटेंस से अटैच होने से रोकते हैं, जिन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं। यह इनहिबिटर्स 2 तरह के होते हैं। पहला है नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स और दूसरा है स्पेसिफिक इनहिबिटर्स। नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स कई केमिकल्स और ड्रग प्रोटीन को डीनेचुरिंग करते हैं। डीनेचुरिंग का मतलब है कि वह प्रोटीन के बॉन्ड को तोड़ देते हैं। एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। जब यह इन केमिकल या ड्रग के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके स्ट्रक्चर में बदलाव आता है और यह इनएक्टिव हो जाते हैं। हैवी मेटल्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कोहल इसी मोड से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। स्पेसिफिक इनहिबिटर्स में दवाइयाँ सिर्फ स्पेसिफिक एंजाइम को टारगेट करती हैं, बिना दूसरे प्रोटीन या एंजाइम को प्रभावित किए हुए। यह इनहिबिटर्स 2 तरह के मोड में काम करते हैं।
पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए कंपटीशन करते हैं और एक्टिव साइट को एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता, जिससे प्रोडक्ट का निर्माण रुक जाता है। फाइनल प्रोडक्ट ही वह चीज़ है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे फाइसोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन एसिटाइल कोलिन के साथ कॉम्पिटिट कर इसे कोलिनस्ट्रेज नामक एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाने से रोकते हैं। यह कंपटीशन तभी हो सकता है जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के स्ट्रक्चर में समानता हो और वह उसके एक्टिव साइट पर जाकर अटैच हो सके। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम के कैटालिटिकल साइट को छोड़ उसके एडजेसेंट साइट पर अटैच्ड होते हैं, जिससे एंजाइम में इस तरह के चेंजेस होते हैं कि वह अपनी कैटालिटिकल प्रॉपर्टी को लूज कर दे। जैसे एस्प्रिन साइक्लोऑक्सीजनेज नामक एंजाइम से नॉन कॉम्पिटिटिवली अटैच्ड होकर इनहिबिटर्स की तरह कार्य करते हैं। अब बात करते हैं आयन चैनल की। तो आयन चैनल वो प्रोटीन है जो चैनल की तरह काम करते हैं। वह ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग और इंट्रासेलुलर आयन कंपोजिशन को रेगुलेट करते हैं। यह आयन चैनल टनल की तरह होते हैं जो सेल के अंदर बाहर आयन के मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं। इसी कारण यह ड्रग के टारगेट में रहते हैं। ड्रग इन आयन चैनल पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए या तो किसी रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं या डायरेक्ट आयन चैनल से बाइंड होकर आयन के मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्विनिडीन ब्लॉक्स मायोकार्डियल सोडियम चैनल, मतलब क्विनिडीन जो है मायोकार्डियल हार्ट में पाए जाने वाले सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करके अपना एक्शन देते हैं। निफेडिपिन ब्लॉक्स एल टाइप ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल। निफेडिपिन जो ड्रग है वो एल टाइप के वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अपना असर देते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर्स की। तो कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं जो कई सबस्ट्रेट को मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर ले जाने का काम करते हैं। यह ट्रांसपोर्टर्स सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाते हैं और फिर उसे मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर ले जाकर रिलीज़ कर देते हैं। ड्रग सीधे इन ट्रांसपोर्टर से बाइंड हो जाते हैं और मेटाबोलाइट और आयन का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल मेटाबोलाइट्स जो होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, उसको ड्रग ट्रांसपोर्टर से बाइंड होकर या एक्ट होकर उस ट्रांसपोर्टेशन को रोक कर अपना इफ़ेक्ट देते हैं। जैसे डेजिमेप्रामीन और एंड कोकेन ब्लॉक न्यूरोनल ट्रांसपोर्टर। फ्लुओक्सेंटिन इनहिबिट न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ 5-HT बाय इंटरेक्टिंग विथ सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। जो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर होता है उसको फ्लुओक्सेंटिन इनहिबिट करते हैं, जिससे 5-HT का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। इस तरह से फ्लुओक्सेंटिन अपना इफ़ेक्ट शो करती है। अब बात करते हैं रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर की बात करें तो यह प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। यह रिसेप्टर कई तरह के होते हैं और स्पेसिफिक सब्सटेंस से ही अटैच्ड होते हैं। यह स्पेसिफिक सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर, बायोकेमिकल या ड्रग भी हो सकती है। जब यह सब्सटेंस रिसेप्टर से इस तरह से बाइंडिंग साइट पर जाकर अटैच हो जाता है, तब इसका दूसरा वाला भाग बायोलॉजिकल सिस्टम को सिग्नल भेजता है। तब इस सिग्नल के परिणाम स्वरूप बायोलॉजिकल सिस्टम में परिवर्तन होते हैं। अधिकांश ड्रग सीधे तौर पर इफेक्टर पर एक्ट नहीं करती हैं। इफेक्टर से यहाँ मतलब है एंजाइम, ट्रांसपोर्टर और आयन चैनल, बल्कि यह रिसेप्टर से बाइंड होकर इन इफेक्टर पर अपना इफेक्ट शो करते हैं। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एगोनिस्ट वह सब्सटेंस होते हैं जो रिसेप्टर पर बाइंड होने पर
वही इफ़ेक्ट देते हैं जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में अवेलेबल सब्सटेंस से बाइंड होने पर बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है या बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिस्पॉन्स होता है। एंटागोनिस्ट रिसेप्टर पर बाइंड होकर एगोनिस्ट के इफ़ेक्ट को रोकते हैं। इनका अपना कोई अलग से इफ़ेक्ट नहीं होता, यह सिर्फ एगोनिस्ट और आगे होने वाली बायोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस को रोकते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट, यह रिसेप्टर पे बाइंड होकर वह इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो एगोनिस्ट के बाइंड होने पर होता है। मतलब कि एगोनिस्ट के बाइंड होने पर जो इफ़ेक्ट मिलता है उसके जस्ट उल्टा इफ़ेक्ट इनवर्स एगोनिस्ट देते हैं। मतलब एगोनिस्ट के बाइंड होने पर जो इफ़ेक्ट मिलता है उस इफ़ेक्ट का उल्टा इनवर्स एगोनिस्ट के बाइंड होने पर मिलेगा। लिगेंड वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेलेक्टिवली किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच्ड होते हैं और अटैच्ड होने के बाद रिसेप्टर में चेंजेस आते हैं और वह बायोलॉजिकल सिस्टम में सिग्नल भेजता है जिसके कारण बायोलॉजिकल फंक्शंस चेंज होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको वाकई यह वीडियो पसंद आया है? तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या स्टूडेंट के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसका लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।